हाँ तो प्रिय छात्रों, अवस्थी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। अवस्थी क्लासेस और संचालित 16 टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला चल रही है उसमें जो आपका थर्ड टेस्ट है उसका आंसर की और उसका पेपर सॉल्यूशन आपके सामने किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, अंक 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। अब यहां पर आप देखोगे, हमें चाहिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें इसे अवरोही क्रम में जमाना होगा। अवरोही क्रम में जमाने के लिए सबसे बड़ा डिजिट आपका होगा 8, उसके बाद आपका होगा 6, उसके बाद होगा 5, उसके बाद होगा 2 और उसके बाद होगा 0। यहां पे हम बात करेंगे सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ध्यान दो, छोटी संख्या में सबसे बड़ी समस्या आपकी आती है, वो आती है 0। जब भी हमें 2 या 2 से अधिक अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका सेकंड नंबर का पार्ट जो होगा वो आपका 0 का पार्ट होगा। 0 कभी भी आपका फर्स्ट नंबर पे आपका नहीं आता है, और इसके लिए हम आपको सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे छोटी जो संख्या बनेगी उसमें हम इसको आरोही क्रम में जमाएंगे। तो आरोही क्रम में सबसे पहले आपका भैया 2 आएगा, उसके बाद आपका 0 है, उसके बाद आपका 5 है, उसके बाद 6 है और उसके बाद आपका 8 है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है इन संख्याओं का अंतर, दोनों का अंतर। अंतर निकालने के लिए 0 में से 8 जाएगा तो अपन का 2 बचेगा, या 11 में 6 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यहां पे आपका 5 होगा, यहां पे आपका 6 होगा। अब यहां पे समझने वाली बात मेरे भाई ये है कि 0 क्यों आपने पहले नंबर पर क्यों नहीं लिखी। तो पहली बात तो यह है कि 0 आपका एक अंक है, 0 आपकी एक संख्या नहीं है। क्योंकि जब भी हम गिनती चालू करते हैं मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम गिनती चालू करते हैं, परंतु एक कैंडिडेट था जिसका नाम था पियानो, जिसका नाम था पियानो, और पियानो के समसिद्धि सिद्धांत से 0 एक संख्या मानी गई है। परंतु यदि हम बात करें अंकों की, तो अंकों में आपका 0 एक न्यूनतम अंक आपका माना जाएगा। 0 का स्थान कम से कम आपका दूसरे स्थान पर होता है, पहले स्थान पर कभी भी आपका 0 नहीं आता। मेरे भाई ये वाला जो सवाल है वो काफी बार आपका सीटेट में आ गया है और काफी बार आपका यूपी टेट में आ गया है, और कम से कम 20% पेपर्स में आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई। सेकंड नंबर पे चलते हैं। क्या देखिए, संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है। यहां पे देखिएगा, ये वाला जो नंबर है वो इस जगह से आपका टूटा हुआ है, और ये वाला जो नंबर है वो इस जगह से टूटा हुआ है। यहां पे आपका डिवीजन का साइन है, यहां पे आपका डिवीजन का साइन है। अब यहां पे आप देखोगे 6 इज डिवाइडेड बाई 7/8, तो मैं इसको करूंगा 6 इंटू 8/7। ये इसकी वैल्यू जो आएगी वो 48/7 आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6/7 इज डिवाइडेड बाई 8, तो मेरे भाई 6/7 इज मल्टीप्लाई बाई 1/8, तो यहां की जो वैल्यू आएगी 6/56 आएगी। अब यहां पे आप लोगों से पूछा गया है कि यह संख्या कितनी अधिक है। यह अधिक जो शब्द है वो मेरे भाई अंतर के लिए यूज लिया जाता है। अधिक हो कम हो इसका मतलब क्या होता है, अंतर। और आप सब लोग जानते हैं हमेशा बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या आपकी घटाई जाएगी। तो यहां पे 48/7 अनुचित भिन्न है और 6/56 आपकी उचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 या 1 से अधिक आता है और अनुचित भिन्न का मान 1 से कम आता है। तो आप समझ जाओ कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या से बड़ी है, इसलिए आपको 48/7 में से 6/56 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपको मैंने सब्ट्रैक्ट करने का एक शानदार तरीका मैंने आपको बता रखा है मेरे भाइयों। जब कभी भी ऐसा नंबर आए तो आपका जो हर है उसको आप बराबर किया करो।
बराबर करने के लिए नीचे वाले पार्ट को आप 8 से गुणा करो और ऊपर वाले पार्ट को आप 8 से गुणा करो। जैसे हम इसको गुणा करेंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका 384 बनेगा, और मेरे भाई ये नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका 56 बनेगा। और फ्रैक्शन के कंसेप्ट के अनुसार आप लोग जानते हो, यदि हर समान है तो हमें लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है, आपको अंशों को जोड़ना अथवा घटाना पड़ जाएगा। यहां पे आपका माइनस है, इसलिए आप इसको करोगे 378/56। अब यहां पे आप काटोगे, 14 चौके 56 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, 28 के बाद आपके बच्चे 9 और 14 7 98 आपका आ गया। तो अपन की जो वैल्यू है वो आपकी 27/4 आई है, और इसको अपन चेंज करेंगे तो 4 6 24, कितना बच्चा 3, 6 सही 3/4 इसका राइट आंसर हुआ। तो इसका फर्स्ट नंबर का आंसर आपका राइट आंसर हुआ। देखिएगा यहां पे जो मेन कंसेप्ट है वो आपको इस वाले पार्ट से तोड़ा गया है, इस वाले पार्ट से तोड़ा गया है। तो ये जरूर ध्यान रखना है, जहां से तोड़ा गया है वहां से उस चीज को अपन डिवीजन में लेके चलेंगे। तो इस वाले का आंसर हो गया 6 सही 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाइयों। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, सी टेट के पेपर में लगभग 50% पेपरों में इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिएगा यहाँ पे 18 की पावर 5 इंटू 14 की पावर 3 इंटू 93 की पावर 3 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। पहली बात तो यह है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि उसके जो फैक्टर होंगे। पहली बात तो गुणनखंड का मतलब होता है डिवाइजर, गुणनखंड का मतलब होता है डिवाइजर, जिसे हम बोलते हैं विभाजक। क्या बोलते हैं इसे हम? विभाजक। विभाजक का मतलब है कि कोई भी संख्या जिन जिन नंबरों से पूर्णतः डिवाइड है वह संख्या उसका विभाजक कहलाती है। जैसे मैं 24 के बारे में बात करूं, 24 के बारे में बात करूंगा तो 24 में किस किस नंबर का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसमें 1 का पूरा आ जाता है, 2 का जाता है मेरे भाई, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 8 का जाता है, 12 का जाता है और 24 का जाता है। अब हमें इनमें से छांटने होते हैं जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जो अभाज्य गुणनखंड हैं। तो अभाज्य संख्या हमारी 2 है और हमारी कितनी है? 3। इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पर मेरे भाई यहां पे बहुत बड़ी समस्या है कि यहां पे जो नंबरिंग है वो लार्जेस्ट नंबर निकल के आ रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस 18 के फैक्टर करने पड़ेंगे। और 18 के फैक्टर करने का मैंने तरीका बताया। इसका मतलब है 2 नाम 18 और 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो पावर जो निकल के आई है मेरे भाई वो हो गई आपकी 5। 18 को मैं तोड़ सकता हूं 2 नाम 18, 2 नाम 18 का मतलब 2 की पावर मेरे भाई 1 हो गई है और 3 की पावर आपकी 2 हो गई है। मल्टीप्लाई किया जा रहा है मेरे भाई, यहां पे 14 है तो 14 को मैं तोड़ूंगा 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 टू दी पावर 3। यहां पे आपका जो 93 है, 93 आपका जो है वो 3 से डिवाइडेड है। किससे डिवाइडेड है? 3 से। तो 3 की पावर 1 तो आपकी आ गई और इसको 3 से डिवाइड करो, 3 तिया 9, 3 1 कम 3, 31 की पावर 1 है कि होल पावर 3 है। हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन शॉर्टकट मेथड से आप लोगों ने कर लिए, पावर फैक्टर से। यहां पे आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया, इनकी जो पावर है उनका आपको टोटल कर देना है। तो 3 आपका हो गया है और इसकी पावर 5 है तो इंटू 5 आप करोगे, इसको कर दिया। अब मल्टीप्लाई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। मेरे भाई यहां पे 1 + 1 को जब हम ऐड करेंगे तो यहां पे आपका 2 आएगा और 2 को मेरे भाई हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ऐसे यहां पर प्लस होगा, यहां पे आप 1 + 1 आप करोगे तो यहां पे जो वैल्यू निकल के आई 2 आएगी और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई 3 से। यहां पे आपका हो गया ये 3 पंजे 15, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 और इसका टोटल जो है वो आपका 27 आया।
तो आपके इसके टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपके हुए हैं वो 27 हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, लगभग लगभग हर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है, खासकर जो टीचिंग वाली जो एग्जाम होती है, सी टेट की हुई, यूपी टेट की हुई, एच टेट की हुई। एच टेट के पेपर में 2012 में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपन को ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है प्राइम फैक्टर करना, ऐसे गुणनखंड करना जिनमें खुद का भाग जाए और केवल एक का भाग जाए, अथवा उनके केवल दो ही फैक्टर हो, वो आपके क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, इसके हो गए 2 नाम 18, 2 3 का वर्ग हो गया 9 इंटू 5, पावर को मैंने ऐड किया मेरे भाई 3 हो गया। और आप जानते हो पावर की होल पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3 पंजे 15 हो गया, 2 तिया आपका 6 हो गया यहाँ पे, और 2 तिया 6 हो गया, और सबका हमने टोटल किया तो सबका टोटल करने पर अपन का आया 27। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका 27। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाइयों। हाँ जी, ध्यान दो, कितनी धनराशि पर साधारण ब्याज से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 रुपए है। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका पशु परिचर की एग्जाम में आपका पूछा गया था, ठीक है। आपका पहले सीईटी की एग्जाम हुई थी, उसमें आपका पूछा गया था। राजस्थान लेवल की जितनी एग्जाम है और उनमें आपका एसआई और सीआई है, तो उसमें 80% पेपरों में इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको दोनों का पूछेगा। आपको पता है कि अपन के सिलेबस में सीआई और एसआई दोनों है, सीआई भी है और एसआई भी है। अब ध्यान रखें, क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके अंदर सीआई भी अपन का आ जाए और अपन का एसआई भी अपन का आ जाए, तो यहां पे अपन इस चीज को ध्यान रखेंगे। हाँ जी, देखो जब कितनी धनराशि पर साधारण ब्याज से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 रुपए होगा, और उतनी ही ब्याज दर से 376.20 रुपए आपका सीआई मिलेगा। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि साधारण ब्याज जो है वो हर साल का आपका बराबर होता है, एसआई 3 साल का आपका 540 है। तो आप मुझे बताओ एक साल का एसआई जो है वो आपका होगा 180 रुपए। तो 180 रुपए आपका एक साल का हो गया, तो 2 साल का एसआई आपका 360 रुपए हो गया। अब यहां पे आपको देखना है, एसआई का मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया, ध्यान रखना है एसआई क्या होता है। एसआई में पहले तो आपका साधारण ब्याज लगेगा, तो 180 रुपए तो आपका साधारण ब्याज है ही है। दूसरे साल भी आपका साधारण ब्याज 180 रुपए है। कितना है, 180 रुपए। अब देखो आपका 2 साल का जो आपका सीआई निकल के आया है वो 376.20 है। अब देखो 2 साल का एसआई 360 है, सीआई आपका 376.20 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 16.20 रुपए आपका 180 पर इंटरेस्ट हो गया। 180 पर क्या हो गया, इंटरेस्ट। यहां पे एक चीज आपको बड़े ध्यान से रखनी है कि आपका 180 पर 16.20 रुपए आपका ब्याज हुआ है। कितने साल का, 1 साल का ब्याज हुआ है। तो आप यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहां पे निकालोगे तो 16.20 बटे आपका हो गया 180 इंटू आपका हो गया 100। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कंसेप्ट लगाएंगे यहां पे कि दशमलव आपकी हटेगी, 2 जीरो नीचे बढ़ेगी, और ये दोनों आपके यहां पे कैंसिल आउट हो गया, ये यहां से कैंसिल आउट हो गया। यहां पे 9 दूनी 18 हो गया, और आप यहां पे देखोगे 9 एकम 9 और 9 8 72, और 2 से आपका ये 9 बार कट गया। तो आपकी मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपकी निकल के आ गई है मेरे भाई 9%। ठीक है, अब जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% आ गई है और आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल बराबर मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर 9 से मैं इसको काट दूं बेटा 20 बार गया, तो आपका राइट आंसर आपका आ गया बेटा 2000।
तो 2000 इसका आपका आंसर हो गया। इसको हम वन लाइनर तरीके से भी कर सकते थे, एक ही लाइन में हम इसका उत्तर निकाल सकते थे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो वन लाइनर वाला जो कंसेप्ट है वो आप देखिएगा। यहां पे आपको कुछ नहीं करना था कि 3 साल का जो साधारण ब्याज है, ध्यान दो, 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो 540 रुपए हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहीं पे हम हल कर सकते थे कि 2 साल का ब्याज आपका 360 है और आपका चक्रवृद्धि ब्याज 376.20 है। तो हम डायरेक्ट हम पहुंच सकते थे कि 1 साल का ब्याज 16.20 है और आपका ब्याज 180 है और इंटू 100%। उससे क्या है कि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरे भाई 9 निकल के आपकी आ जाएगी। ध्यान रखना, यहां पे दोनों चीजें आपको पूछी है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक आपका प्रिंसिपल है। तो बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते। ध्यान दो, ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका परसेंट वाला ही पार्ट है। आप समझ रहे हो, आपके क्वेश्चन मैथ में है 5 और टॉपिक कम से कम अपन के 10 से 12 टॉपिक है, तो वो उस तरीके से एडजस्ट करेगा पेपर को जिसमें आपका परसेंट भी आ जाए, सीआई भी आ जाए और एसआई भी आ जाए। तो यहां पे आपको परसेंट निकालना भी आना चाहिए, आपको यहां पे सीआई निकालना भी आना चाहिए और यहां पे आपको एसआई भी निकालना आना चाहिए। तो ध्यान रखना, इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 1 साल का ब्याज हुआ 180, दूसरे साल का साधारण ब्याज 180 और 2 साल का सीआई जो है 376.20 है। तो इसका मतलब 180 पर 16.20 रुपए है। ब्याज पर जो ब्याज लगता है वो आपका सीआई कहलाता है। इससे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली और जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आ गई है तो हमने इसका प्रिंसिपल निकाला। तो इसका राइट आंसर आपका 3rd नंबर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाइयों, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, संभावना बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी सी डी के समांतर है, इसका मतलब एक दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ये है आपकी ए बी और ये है आपकी सी डी, और पी क्यू ए बी और सी डी को ई पे एफ पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब ये जो आपकी ऑब्लिक लाइन है, ये जो आपकी ऑब्लिक लाइन है, तिर्यक रेखा है, ए बी को तो ई बिंदु पर काटती है और इसको आपको एफ बिंदु पर काटती है। यहां पे अपन को थोड़ा ध्यान रखना है किस तरीके से पॉइंट दिया है। और फिर क्या कह रहा है, कोण एल पी बी 59 डिग्री है, यहां पे 59 डिग्री आपका आ गया, और ए बी और सी डी के बीच में एक बिंदु जी इस प्रकार स्थित है। तो मैंने एक बिंदु जी इधर ले लिया, ठीक है, एक बिंदु जी इधर ले लिया। अब आप सोचोगे जी इधर आ जाएगा, मैंने पहले ही बोला ये संभावना बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपका टीचिंग की जो मतलब टीचर की जो एग्जाम्स होती है उनमें जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इस प्रकार स्थित है कि बी ई जी, तो ध्यान दो बी ई और जी आपका जो पॉइंट है 50 डिग्री का है और जी एफ ई 33 डिग्री का है। तो जी एफ ई, ध्यान दो जी एफ ई, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो ट्रायंगल है ये आपका 50 डिग्री का है। ठीक है, क्लियर। और आपका बोला है बीईजी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री का है, और ये वाला जो एंगल था आपका, ये वाला जो एंगल था, ये वाला जो आपका एंगल था, ये वाला एंगल आपका 33 डिग्री का था। कितने का था? 33 डिग्री का। आपसे पूछा है कि जी एफ ई 33 डिग्री है और बीईजी 50 डिग्री है, और आपसे पूछा है ईजीएफ का, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी कोण की वैल्यू तभी आ सकती है जब उसके आपके पास शेष दोनों वैल्यू हो। शेष दोनों वैल्यू निकालने के लिए आपका ये वाला जो है, ये पूरा का पूरा जो एंगल है, ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो आपका 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो आपको 180 डिग्री में से आपको घटा देना है आपका 109 डिग्री। ठीक है, 180 में से आप 109 घटाओगे
तो आपका ये वाला जो एंगल है वो 71 डिग्री का एंगल निकल के आ गया। ये वाला एंगल 71 डिग्री का निकल के आ गया। और अब देखिएगा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योगफल होता है मेरे भाई 180 डिग्री होता है। तो यहां पे आप करोगे x प्लस आपका हो गया 33 प्लस आपका हो गया 71 बराबर 180 डिग्री। अब यहां पे आप x की वैल्यू निकालने के लिए x में से 180 में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 104। जैसे ही आप 104 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपकी वैल्यू आएगी 76 डिग्री। तो आपका इसका आंसर सेकंड नंबर का आपका आंसर सही है। अब यहां पे जो समस्या थी, जो टेक्निकल जो चीज थी वो देखिएगा, यदि आप लोग जी को दल लिख दोगे तो आपका ये एंगल का फंडा यहां पे नहीं बैठेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू हिट एंड ट्रायल आपको ये चीज यहां पे ध्यान रखनी है। यदि आपका इधर मानने पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका नहीं बन रहा है तो उधर हम जी को नहीं लिख सकते। ध्यान रखना एंगल बनना चाहिए। आपके माइंड में यह आ सकता है कि सर ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है, आपको इस तरीके से इस चीज को समझना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पकड़ना है। आपको क्वेश्चन आपको एंगल बनाना बीईजी। यदि आप जी को दल लोगे तो एईजी बनेगा और जो कि आपका सवाल गलत होगा। एक बार दोबारा इसको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि एबीसीडी आपकी एक दो समांतर रेखाएं हैं, इसको तिर्यक रेखा पी क्यू काटती है। आप ध्यान दीजिएगा पीईबी 59 डिग्री है तो पीईबी आपका 59 डिग्री हो गया। AB और CD के बीच में G इस प्रकार स्थित है कि BEG बनना चाहिए, BEG बनना चाहिए। यदि आपने G इधर ले गया तो BEG नहीं बनेगा, तो आपको BEG बनेगा और यह एंगल आपका 50 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट यहां पे चलते हैं, कोण GFE बनना चाहिए। तो GFE कैसे बनेगा, G यहां से लेंगे, F को यहां से लेंगे, ये वाला बनेगा। तो ये वाला एंगल 33 डिग्री का हो गया। अब आपसे EGF पूछ रहा है, तो आप लोगों ने अभी देखा था कि यहां पे जो है ये देखो, ये आपका एक ट्रायंगल निकल रहा है, ये ट्रायंगल निकल रहा है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालनी है। इस x की वैल्यू मेरे भाई तब आएगी जब इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूरा का पूरा आपका एक चंदा बन रहा है। एक चांदा जो है वो आपका पूरा 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो इसलिए आप इसकी वैल्यू निकालोगे। इसकी वैल्यू जो निकल के आई थी वो आपकी 71 डिग्री आई थी। इसकी वैल्यू निकल के आई थी 71 डिग्री। कैसे निकल के आई थी, 180 में से 59 और 50 को ऐड करके घटा दिया तो आपका 71 यहां पे निकल के आया। अब एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर जो एंगल है, अंतःकोणों का जो योग है मेरे भाई, वो आपका निकल के आता है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी 76 आई। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, देख के जाना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण विधि का क्वेश्चन है, हाँ जी ध्यान दो। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, जो मैथमेटिकल नेचर में नहीं है। गणित अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। आपको ध्यान है, मार्शल एच स्टोन ने कहा था गणित एक अमूर्त विज्ञान है। गणित में सामान्य मान का क्षेत्र सीमित है, नहीं, गणित में सामान्य मान का क्षेत्र सीमित नहीं होता, असीमित होता है। तो ये आपका इसका आंसर है, क्योंकि ये प्रकृति से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है। आप ध्यान रहो, अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। गणित यूनिवर्सल सब्जेक्ट है जिसका हर विषयों के साथ एक सहसंबंध होता है। संख्याएं, स्थान, मापन गणित के आधार है, ये भी इसकी क्या होती है, प्रकृति होती है। बट इसका जो सामान्य मान का जो क्षेत्र है वो आपका असीमित होता है। क्या होता है, असीमित होता है, असीमित होता है। प्लूटो ने कहा था वह छात्र जो रेखागणित नहीं जानता वह कक्षा में नहीं पढ़ सकता। तो ध्यान रखना, गणित का क्षेत्र असीमित होता है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है सीमित, तो ये गणित की प्रकृति नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते मेरे भाई। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। गणितीय पदों के परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य, तो इसका आंसर होगा मेरे भाई व्यवहारिक उद्देश्य। अब समझो पहले क्या चीज है,
कि गणितीय पदों का, गणितीय पद क्या है कि जैसे हमको कोई फॉर्मूला मेंटेन करना है, तो फॉर्मूला यदि कोई मेंटेन करना है तो सबसे पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल देंगे। क्या देंगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देने के बाद उन दृष्टांतीय उदाहरणों को अपने हिसाब से दैनिक जीवन में दिखा करके उसका प्रत्यक्षीकरण हम करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण करते हैं। अब एक बात बताओ, जॉयस ने क्या कहा था कि विभिन्न दृष्टांतीय उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी आगमन विधि है। और ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, गणितीय पदों को, यदि गणित के पदों को, गणित को सामान्यीकरण करना है तो अपन को आगमन विधि का हमें प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे सामुदायिक उद्देश्य जो है, हमारे जो दैनिक जीवन में जो काम आने वाला है, उसके लिए अपन व्यवहारिक तरीके से उसको समझाएंगे। कैसे? कि हमें बच्चे को एक एक नियम समझाना है। ठीक है, हमें समझाना है कि एक पेन यदि 50 रुपए का आता है तो 10 पेन कितने के आएंगे, तो हम उसे 500 में। ठीक है, अब समझाना है, इसको अपन प्रैक्टिकल लेकर समझाएंगे, ना कि इसको अपन एक सैद्धांतिक तरीके से। मैथ को समझने के लिए व्यवहारिकता सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। आगमन विधि उपयुक्त है तो आगमन विधि सूत्र की स्थापना के लिए प्रयुक्त होती है। किसकी होती है? सूत्र की स्थापना के लिए, नवीन नियम बनाने के लिए, नए अभिग्रहित बनाने के लिए आगमन विधि का प्रयोग होता है। यदि यहां पे सूत्र की स्थापना की जगह पे सूत्र का सत्यापन आ जाता, सूत्र का सत्यापन, यदि आपसे पूछ लिया जाए वह कौन सी विधि है जिसमें सूत्रों का सत्यापन किया जाता है, तो मेरे भाई उसके लिए हम निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। आगमन विधि सूत्र द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए है, यह गलत है। समस्या का हल खोजने के लिए है। अब ध्यान देना, समस्या का हल खोजने के लिए भी आगमन विधि का प्रयोग किया जा सकता है। समस्या का हल खोजने के लिए और समस्या के हल को समझने के लिए भी आगमन विधि का प्रयोग किया जा सकता है। यहां पे आपके, चलो ये तो आपने कैंसिल कर दिया, अब समस्या ही होगी समस्या का हल खोजने के लिए, क्योंकि आगमन विधि एक प्रकार से आरोही प्रक्रिया होती है। क्या होती है? आरोही प्रक्रिया होती है। इसमें मुख्य रूप से सूत्र की स्थापना, ध्यान रखना, यहां पे अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया है। यहां पे ध्यान रखना, आगमन विधि के बारे में यदि कोई भी बात करेगा, कोई भी गणितज्ञ है, कोई भी साइकोलॉजिकल जो व्यक्ति है, वो आपको बात ये करेगा कि आगमन विधि में नवीन नियम बनाए जाते हैं, नए सूत्र बनाए जाते हैं, सूत्रों की स्थापना की जाती है। ध्यान दो, किसी भी विधि का यदि आप उत्तर दोगे उपयुक्त है या अनुपयुक्त, उसके लिए उसका स्ट्रक्चर चाहिए, उसके गुण और दोष से मतलब नहीं है ना? उसके गुण और दोष से मतलब नहीं है। अपन बोलेंगे आगमन विधि से छात्र के अंदर समस्या का हल खोजने की प्रवृत्ति विकसित होती है, छात्र समस्याओं को हल समझने का के लिए तत्पर रहता है, खोजी प्रकृति का जो प्रवृत्ति है उसका विकास होता है। ये केवल उसके फैक्ट्स हैं, उसके गुण और दोष है। हमें तो केवल कोई भी विधि है उसके बारे में पता लगाना कि उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, तो उसके लिए हमें उसका पूर्णतः स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। और दूसरी बात, उसके उपयुक्त के लिए उसके सोपान जरूरी होते हैं। कोई भी चीज कितनी उपयुक्त है उसके लिए उसके सोपान अपन पे आने चाहिए। और आगमन विधि के सोपान आप जानते हैं, उदाहरण की प्रस्तुति, प्रत्यक्षीकरण, नियमीकरण अथवा सामान्यीकरण और नवीन नियम अथवा सूत्र की स्थापना। तो यहां पे लास्ट जो चीज आई है, सूत्र की स्थापना आई है, तो मेरे भाई सूत्र स्थापना, यहां मैं आपसे पहले बोल चुका हूं कि यह जानना जरूरी नहीं है कि कौन सा उत्तर आपका सही है, यह जानना जरूरी है कि यह आपके आंसर क्यों गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाइयों। हाँ जी, अंक गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ के पेपर में भी आपसे पूछा जा चुका है कि अंक गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, सबसे बेस्ट। अब देखो, प्रोजेक्ट विधि, चलो ये तो अपन का कैंसिल, ठीक है। प्रदर्शन विधि, ये थोड़ा आपका अंकगणित के लिए इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। अब सोचेंगे सर प्रदर्शन विधि का कैसे प्रयोग करेंगे, ऐसे देखो,
किसी को बच्चे को सिखाना है कि 1+1 = 2 सिखाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे आंगनवाड़ी सेंटरों पर आपके छोटे छोटे उपकरण होते हैं, जैसे हमने क्या किया, 2 आपके सेब बना दिए। अब 2 सेब हमने बना दिए और मैंने पूछा बेटा ये कितने सेब है, 1, फिर मैंने पूछा ये कितने हैं, 1, तो उसके बाद अपन के यहाँ पे 2 आपके एप्पल यहाँ पे बन के आ गए। अब देखो ये प्रदर्शन विधि जो है सबसे ज्यादा काम में अपन की बेटा साइंस के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? साइंस के अंदर। ठीक है, प्रदर्शन विधि। ठीक है, तो यहां पे ये विधि आपकी काम में नहीं आएगी, यूज कर सकते हैं इसका अपन, परंतु सबसे उपयुक्त विधि पूछी गई है उसके लिए आपका विश्लेषण विधि को माना जाएगा। और मैंने 3 पॉइंट आपको स्पष्ट लिखाए हैं कि अंक गणित की नवीन समस्याओं के लिए, यहां पे तो चलो अंकगणित शिक्षण बोल दिया, परंतु यहां पे यदि वो नवीन समस्या बोल देता है तो फिर आपका कंफ्यूज होना स्वाभाविक हो जाएगा। अंक गणित की नवीन समस्या को हल करने के लिए हम विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। एक बात बताओ, कोई भी नई समस्या है और वो अर्थमेटिकल समस्या है, तो जब तक आप छात्र से पूछेंगे नहीं, छात्र उसका रिटर्न जवाब नहीं देगा, तब तक आप उस अंकगणित की समस्या को नहीं समझा सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस विश्लेषण विधि में शिक्षक क्या करता है, छात्र से प्रश्न करता है। शिक्षक क्या करता है, छात्र से प्रश्न करता है और छात्र उस प्रश्न का उत्तर देता है। तो जैसे हम बार बार में उस रिसाइकिल को, उस श्रृंखला को लगातार चलाते रहेंगे, तो बच्चा उस स्थान तक पहुंच जाएगा जिस स्थान तक हम बच्चे को पहुंचाना है। तो पहली बात, अंक गणित की नवीन समस्या के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। रेखा गणित में किसी प्रमेय अथवा साध्य को हल करने के लिए हम विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। और मेरे भाई, बीज गणित में समीकरण संबंधी कोई समस्या है, उसको हल करने के लिए हम आपकी इस विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे विश्लेषण विधि आपका प्रयोग होगा। और धन्यवाद मेरे छात्र, ज्यादा टाइम लग गया मेरे।